तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। तो आपको बता रहे थे थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो थ्योरेटिकली वह मॉलिक्यूल जो डायसिमेट्रिक होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीन्स ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, दैट विल बी डायसिमेट्रिक। या सिंपल वर्ड में कहें तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। या इसी को और बताया था कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कारल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसमें टर्म्स, पहला कारल कार्बन, फिर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कारल कार्बन इन 2 डायमेंशन बताया था, दैट इज अ फ्लाइंग वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिर मैंने आपको RNS कॉन्फ़िगरेशन बताया था, मिरर इमेजेज, नौ प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहे थे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, जिसमें से मूल रूप से हम लोगों को पढ़ना है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? देन एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ सच दैट one half इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो एक इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करता है इस तरह से कि 1 हाफ अनदर हाफ की मिरर इमेज हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ सच दैट 1 हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूमीन बताए थे। क्यूमीन मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वह क्यूमीन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, उसमें टर्मिनल वैलेंसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और वह क्यूमीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होती है, उसमें टर्मिनल वैलेंसी कोप्लेनर होता है। तो कोप्लेनर मॉलिक्यूल में मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल में इसेंशियली मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसको 20 अगर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से बीट से काटेंगे तो हाफ नीचे रह जाएगा, हाफ ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या हुआ? तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। ये क्या हुई? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ सच दैट 1 हाफ इन मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑब्वियसली जो प्लेनर मॉलिक्यूल होती है उसको आप क्या कर सकते हो? स्लाइस काट सकते हैं। इसका क्या कर सकता है? तो ये स्लाइस कर सकता है, 20 से यहाँ से काट दीजिए स्लाइस, हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो ये क्या हुई? तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। तो इतना तक आपको मैंने डिस्कस करके बताया था। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब जिसमें 2 C6H5 ग्रुप हो। ये C6H5 को हम लोग कहते हैं फिनाइल, ये भी C6H5, दैट इज फिनाइल। तो 2 फिनाइल मतलब बाइफिनाइल। ध्यान दीजिए, बाइफिनाइल में सारे कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp2 है। सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2। आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कि कार्बन के अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पता करिए कि उस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है और उसके पास कितनी लोन पेयर है। तो ये कार्बन है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक बॉन्ड नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपी हुई होगी। इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई होगी। ये कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी होगी। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी होगी। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी होगी। तो इस कार्बन की अगर हाइब्रिड स्टेट आपसे पूछा जाए तो आप पता करिए कि इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो ध्यान दीजिए, 2 एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? तो ये सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगी? तो 1 पाई बॉन्ड होगी और 1 सिग्मा बॉन्ड होगी, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? तो 3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो ऑब्वियसली इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया? तो 3। तो आपको मैंने बताया था कि यदि कार्बन 2 सिग्मा बनाएगा तो हाइब्रिड स्टेट sp और सेफ लीनियर, मतलब वो दोनों बॉन्ड जो होगा लीनियरली होगा। वह कार्बन जिसने 3 सिग्मा बनाया है
वह कार्बन जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, वह कार्बन जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, वह कार्बन जिसमें 3 सिग्मा बनाया है, उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? तो उसकी हाइब्रिड स्टेट होगी क्या? तो sp2। तो अगर sp2 होगी तो उसका शेप क्या होगा? उसका शेप क्या होगा? तो उसका शेप क्या होगा? तो ट्रायंगुलर प्लेनर इस तरह से होगी, मतलब इस तरह से जाकर दीवार में इसमें है ना ये बॉन्ड इस तरह से होगी, ये किधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर से, इस तरह से ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, इस तरह से, इस तरह से होगी बॉन्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली वह कार्बन जो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है उसकी शेप कैसी होगी? तो लीनियर। वह कार्बन जिसने 3 सिग्मा बनाया उसकी ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब 3 बॉन्ड होगी, कोप्लेनर होगी। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिड स्टेट, तो ये याद रखिएगा। वह कार्बन जो sp हाइब्रिड होगा लीनियर, sp2 तो ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 तो टेट्राहेड्रल। तो sp2 इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बना रखा है तो sp2, इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बना रखा तो sp2, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बना रखा तो sp2, sp2, sp2। तो सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? तो sp2। यहाँ भी सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? तो sp2। तो यदि सारे एटम का हाइब्रिड स्टेट sp2 है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गई? ये मॉलिक्यूल क्या हो गई? तो प्लेनर मॉलिक्यूल हो गई। मतलब प्लेनर मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जो दीवार में जाकर चिपक जाएगा, दीवार में जाकर चिपक जाएगा। तो सिंपल बाइफिनाइल क्या होती? तो प्लेनर होती है। लिखा हुआ सिंपल बाइफिनाइल, मतलब सिंपल बाइफिनाइल है तो क्या होगी? तो प्लेनर होगी। सो इसेंशियली हैव मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री आपको मैंने बताया था कि ये स्लाइस काट सकते हैं। तो जो प्लेनर मॉलिक्यूल है उसका क्या कर सकता है? तो स्लाइस कर सकता है, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, ये स्लाइस कर सकता है। तो सिंपल बाइफिनाइल क्या होती है? प्लेनर। क्यों प्लेनर होती? क्योंकि सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 है। तो अगर सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है तो इसलिए सारे कार्बन की अगर हाइब्रिड स्टेट sp2 है, इस कारण से ये क्या होगी? तो प्लेनर होगी। तो सिंपल बाइफिनाइल जो होती है वो प्लेनर होती है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री होगी, मतलब इसमें स्लाइस कर सकता है, इसकी स्लाइस कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे सिंपल बाइफिनाइल इज प्लेनर, सो इसेंशियली हैव मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री। लेकिन वैसे बाइफिनाइल हैविंग बल्की ग्रुप सच एज COOH SO3, बल्कि मतलब बड़ा सा ग्रुप। तो वैसे बाइफिनाइल जिसमें बल्की ग्रुप मौजूद हो, कहाँ पर? बल्की ग्रुप जैसे कार्बोलिक एसिड COOH ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ट्राइमिथाइल मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, आयोडो है, ब्रोमो है, ये सब क्या है? तो बड़ा सा ग्रुप है। कह रहा है कि बाइफिनाइल जिसमें बल्कि ग्रुप मौजूद हो, कहाँ पर? दैट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बोथ रिंग, देन बाइफिनाइल बिकम्स नॉन प्लेनर ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। कर वैसे बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजिशन पर, ये आपका क्या है? ये बगल वाला पोजिशन क्या कहलाता है? तो ऑर्थो पोजिशन। तो वैसे बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजिशन पर बल्कि ग्रुप है, बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो वैसे बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजिशन पर बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, वैसे बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजिशन पर बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, वह बाइफिनाइल क्या होता? तो नॉन प्लेनर, मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है एक दूसरे के। कि कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका, जैसे मान लेते हैं कि एक सिंपल बाइफिनाइल में तो ऐसे था। सिंपल बाइफिनाइल क्या था? तो सिंपल बाइफिनाइल क्या था? इस तरह से था। सिंपल बाइफिनाइल इस तरह से था, प्लेनर थी इस तरह से। तो बेसिक, लेकिन अगर ऑर्थो पोजिशन पर, मतलब एक बेंजीन रिंग इस प्लेन में, ये एक इस तरह से, लेकिन जैसे ही ऑर्थो पोजिशन पर बड़ा सा ग्रुप आता है, जैसे ऑर्थो पोजिशन पर बड़ा सा ग्रुप होता है, तो ये जो एक तो ऐसे रह जाएगा और दूसरा क्या होगा? ये घूम के इस तरह से 90 डिग्री पर आ जाएगा, घूम करके 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो बेसिक सिंपल बाइफिनाइल क्या होती है? तो प्लेनर होती है। लेकिन जैसे ऑर्थो पोजिशन पर दो बल्कि ग्रुप आ जाता है, वो क्या होता? तो नॉन प्लेनर इस तरह से हो जाएगा, मतलब एक इस तरह से, एक इस तरह से हो गया। तो ध्यान रखिए ऐसा क्यों होता? तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन मतलब यदि ऑर्थो पोजिशन पर बड़े बड़े ग्रुप आ गए, ऑर्थो पोजिशन पर अगर बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? अगर यहाँ पर आमने सामने ग्रुप, अगर यहाँ भी ग्रुप रहता और यहाँ भी ग्रुप रहता, अगर यहाँ भी ग्रुप रहता, यहाँ भी ग्रुप रहता, यहाँ भी ग्रुप रहता,
तो बेसिक अगर यहाँ भी ग्रुप रहता, यहाँ भी ग्रुप रहता बड़ा सा, यहाँ भी ग्रुप बड़ा सा, यहाँ भी बड़ा सा, तो यहाँ ग्रुप बिल्कुल नज़दीक हो जाता, ये ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो जाता। तो जब नज़दीक हो जाएगा, ग्रुप में क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेयर करेगा। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, ये घूम जाता है ऐसे। तो ये घूम जाने से क्या होगा, तो ग्रुप एक दूसरे के फारदेस्ट होगी, मतलब अब जैसे 90 डिग्री पर घूम गया तो इस ग्रुप के बीच की जो दूरी है सबसे ज़्यादा हो गई। तो सबसे ज़्यादा दूरी होगी मतलब रिपल्सन सबसे कम होगी। तो ध्यान रखेंगे कि बायफिनाइल में अगर ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आ जाता है तो जो रिंग होती है जो ऐसे रिंग थी वो ऑब्वियसली ऐसे हो जाएंगे। जो ऐसे रिंग थी, ये कोप्लेनर रिंग थी, वो ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन लग रहा है। ध्यान दीजिए, स्टेरिक रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ग्रुप के, मतलब ग्रुप की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब उतनी ज़्यादा रिपल्सन लगेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, अगर नज़दीक रहा तो रिपल्सन ज़्यादा होगी, स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगी, और अगर दूर रहा तो स्टेरिक रिपल्सन कम होगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो सिंपल बायफिनाइल होती है वो प्लेनर होता है, इसलिए उसमें इसेंशियली मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री होती है, मतलब उसका स्लाइस कर सकता है। जबकि बायफिनाइल में यदि ऑर्थो पोजीशन पर, बायफिनाइल में अगर ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप मौजूद होता है तब वो बायफिनाइल क्या हो जाता, तो नॉन प्लेनर हो जाता, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्सन। तो ध्यान रखेंगे कि वो सिंपल बायफिनाइल प्लेनर होता है, जबकि यदि बायफिनाइल में ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आ जाता तो वह बायफिनाइल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है। which among the following has plane of symmetry? Which among the following have plane of symmetry? इन सारे में किससे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो ये बायफिनाइल है, इसके एक ऑर्थो पोजीशन पर एक ग्रुप मौजूद है, तो ऑब्वियसली ये प्लेनर होगी। नॉन प्लेनर कब होती? जब यहां भी ग्रुप होता, यहां भी ग्रुप होता, यहां भी ग्रुप होता, यहां भी ग्रुप होता, तब जाकर मॉलिक्यूल क्या होती, तो नॉन प्लेनर होती। लेकिन यहां पर क्या है, तो ग्रुप तो है, यहां कोई ग्रुप नहीं। तो ये यहां की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इससे रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगी, प्लेनर होगी, मतलब ऐसी मॉलिक्यूल होगी जो दीवार में जाकर चिपक जाए। तो ऐसी मॉलिक्यूल जो दीवार में जाकर चिपक जाए, अगर कोई ऐसी मॉलिक्यूल है जो दीवार में जाकर चिपक जाए, उसमें क्या होगी, तो उसका स्लाइस कर सकता है, मतलब उसे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। उसका स्लाइस कर सकता है, मतलब उसमें क्या होगी, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो जो प्लेनर मॉलिक्यूल होती है उसका स्लाइस तो कट ही सकता है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब बिल्कुल उसी वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये बायफिनाइल है, ये क्लोरीन है, ये CH3 ग्रुप है। CH3 क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्रुप है। जैसे क्लोरीन एक सिमेट्रिकल एटम है, तो CH3 ग्रुप भी बिल्कुल क्या है, तो सिमेट्रिकल है। CH3 ग्रुप भी क्या है, तो सिमेट्रिकल ग्रुप है, बिल्कुल क्लोरीन जैसा ही, बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो ऑब्वियसली ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई ग्रुप है नहीं, यहाँ पर कोई ग्रुप तो है नहीं कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, यहाँ कोई ग्रुप तो है नहीं जो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेयर करेगा। इस कारण से ये भी मॉलिक्यूल क्या रहेगी, तो प्लेनर ही रहेगी, मतलब घूमेगा नहीं। ये भी मॉलिक्यूल क्या होंगी, तो प्लेनर ही रहेंगी। तो अगर कोई प्लेनर मॉलिक्यूल, उसका स्लाइस तो कट ही सकता है, उसकी स्लाइस तो कट ही सकती है, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। स्लाइस मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब इसमें प्लेन ऑफ POS होगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ CH3, ये फ्लोरीन है। अब जब देखिए ये CH3 तो एक कार्बन, एक छोटा सा कार्बन है, छोटा सा हाइड्रोजन है, तो इससे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बहुत छोटा सा ग्रुप है यहाँ पर, एक बहुत छोटा सा ग्रुप यहाँ पर है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो बेसी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की रिपेयर करेगा, लेकिन इतना कम करेगा कि ये रोटेट नहीं हो पाएगा, मतलब
ये रिंग रोटेट नहीं हो पाएगी, मतलब ये रिंग जो ऐसे है ऐसे नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटी सी ग्रुप है, तो इस कारण से ये जो ग्रुप होगी वो कोप्लेनर ही रहेंगी, या फ्लोरीन है या तो कोई ग्रुप है नहीं। छोटा छोटा ग्रुप अगर रहा तो रिपल्सन नहीं के बराबर लगती है, अगर रिपल्सन नहीं के बराबर लगा तो कोप्लेनर रहेगी। मतलब ये भी मॉलिक्यूल क्या होंगी? कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में रहेगी, मतलब ऐसी मॉलिक्यूल है जो दीवार में जाकर चिपक सकती है। यहाँ CH3 मिथाइल एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, मिथाइल एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, फ्लोरीन एक सिमेट्रिकल एटम है, तो इसका स्लाइस तो कट ही सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी होगी, मतलब इसके अंदर क्या होगी? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या है? कहेंगे जी ये CH3 है, मतलब ये बल्कि बड़ा सा ग्रुप है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर 35, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? तो रिपेल करेगा। ये भी क्या? तो बड़ा सा ग्रुप है, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? तो रिपेल करेगा। तो ये रिपल्सन के कारण यहाँ पर क्या होगी? तो रिपल्सन के कारण यहाँ पर क्या होगी? तो ये अगर मान लेते हैं बेंजीन है, ये बेंजीन, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, जो पहले ऐसे था, अब रिपल्सन के कारण क्या होगी? तो ये इस तरह से हो जाएगी। ऑब्वियसली जो पहले ऐसे था इस तरह से था, अब रिपल्सन स्टेरिक, अब यहाँ पर ग्रुप आ गया, यहाँ ग्रुप आ गया, तो रिपल्सन के कारण क्या होगी? तो एक जो ग्रुप है वो ऐसे हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाता? ताकि जो ग्रुप है एक दूसरे से फारदेस्ट चला जाए, दूर पर चला जाए। जब घूम जाएगा 90 डिग्री तो ये दूर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो दूरी बढ़ जाने से रिपल्सन घट जाएगी। तो पहले तो ऐसे था, ये इस प्लेन में ये ग्रुप थी, ये फिनाइल था, ये इस प्लेन में ये फिनाइल था, ऐसे था। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आने से ये क्या होगी? तो एक फिनाइल रिंग घूम गई, ये इस तरह से हो गया। मतलब ये रिंग इस प्लेन में है और ये रिंग इस प्लेन में है, ये रिंग इस प्लेन में है, ये रिंग इस प्लेन में है। अब जरा देखिए इसका स्लाइस तो ऑब्वियसली इसका स्लाइस कैसे काटेंगे? क्योंकि इस तरह से तो काटेंगे, तो ऑब्वियसली अगर मान लेते ये है, इधर स्लाइस काटिएगा तो इसका अगर स्लाइस काटिएगा तो आधा ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, आधा ब्रोमीन नीचे, आधा आयोडीन ऊपर आ जाएगा, आधा आयोडीन नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या होगी? इसका अगर स्लाइस काटिएगा तो क्या होगा? तो हाफ ब्रोमीन ऊपर रह जाएगा, इस तरह से अगर ये है, इसका स्लाइस काटेगा तो हाफ ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, हाफ ब्रोमीन नीचे, हाफ आयोडीन ऊपर आ जाएगा, हाफ नीचे। और ऑब्वियसली ये अब इसका कटिंग होगा तो ये आधा, ये यहाँ से ऐसे कट जाएगा, मतलब ये ऊपर में हो गया CCH3 और इधर भी C, मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ? ये पहले ऐसे था, अब ऐसे घूम गए, तो इसका स्लाइस काट रहे, स्लाइस काटेगा तो क्या होगा? तो हाफ ब्रोमीन ऊपर आ जाएंगे, हाफ ब्रोमीन नीचे। जस्ट इमेजिन करने का चीज़ है, अगर इसका स्लाइस काटिएगा तो क्या होगा? इस तरह एक ये जो फिनाइल ग्रुप है इस प्लेन में है और ये फिनाइल ग्रुप ऐसे है, ये अब सोचिए कि ये वाला ग्रुप यहाँ पर ऐसे है और इसमें ऑर्थोपोर ऑब्वियसली ये है, तो इस तरह से है। इस तरह से अगर आप स्लाइस काटिएगा, इसका स्लाइस काटिएगा, है ना, ब्रेड टाइप का स्लाइस इस तरह से काटिएगा तो हाफ ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, हाफ ब्रोमीन नीचे, हाफ आयोडीन ऊपर आ जाएगा, हाफ नीचे। इस तरह से अगर काटेगा तो फिर यहाँ से इससे कटिंग करेंगे तो क्या होगा? तो ये CCH3 की मिरर इमेज CCH3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? इस तरह से अगर काटेंगे, इसका स्लाइस कट गया और यहाँ पर आपका क्या है? तो ट्राइमिथाइल, ये ट्राइमिथाइल मिथाइल ग्रुप ऊपर और ट्राइमिथाइल मिथाइल ग्रुप नीचे, ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी कि कैसे हो गया? तो हाफ ब्रोमीन ऊपर, हाफ ब्रोमीन नीचे, हाफ आयोडीन ऊपर, हाफ आयोडीन नीचे, और यहाँ से कटेगा तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बड़ा सा ग्रुप है, ये ब्रोमीन एक बड़ा सा एटम और ग्रुप है, ये NO2 एक बड़ा सा ग्रुप है, ये आयोडीन बड़ा सा ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन क्लॉड, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लॉड, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लॉड, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लॉड स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन के कारण क्या होगा? तो जो पहले दोनों रिंग इस तरह से प्लेन में था, अभी घूम के इससे हो जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे इसको अगर स्लाइस वाइज काटेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, तो इसका आधा ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। NO2 का आधा नहीं ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो कर गया, ये सिमेट्रिकल बिल्कुल कट जाएगा, मतलब इसमें तो यहाँ तक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन इसके बाद ये इसमें अब देखिए इस तरह से है, ये इस तरह से, इसको स्लाइस काटिएगा तो ये इस ग्रुप का आधा ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, NO2 का आधा ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे। लेकिन अब इस प्लेन को अगर काटेंगे तो यहाँ से ऐसे कटेगा, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे। अब नीचे में आपका आ गया आयोडीन,
और ऊपर में आपका आ गया ब्रोमीन, तो इस आयोडीन का मिरर इमेज ये ब्रोमीन नहीं हो सकता। मतलब इसमें मोलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी लेकिन इसमें नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि इस ब्रोमीन का मिरर इमेज आयोडीन नहीं हो सकता है। इस ब्रोमीन का मिरर इमेज आयोडीन नहीं हो सकता, मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो यही पॉइंट को बेसिकली ध्यान में देना है कि सिंपल बायफिनाल क्या होता है, तो प्लेनर होता है। ऑर्थो पोजिशन पर यहाँ पर अगर रहे, यहाँ पर है, छोटा छोटा ग्रुप रहे, तो वो क्या होगा, तो प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। और प्लेनर मॉलिक्यूल का स्लाइस कर सकता है, प्लेनर मॉलिक्यूल का स्लाइस कर सकता है, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री होगी। लेकिन अगर ऑर्थो पोजिशन पर बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं तो स्टेरिक रिपल्शन के कारण जो बायफिनाइल होता है वह परपेंडिकुलर हो जाता है, जो रिंग होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। और उसमें अगर स्लाइस काटे, उसमें अगर मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री अब ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये सिंपल बायफिनाइल में तो मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री होती है, लेकिन अगर ये घूम के 90 डिग्री पर चला गया तो इस तरह से काटेंगे तो एक का तो स्लाइस कट जाता है, एक रिंग का स्लाइस कट जाएगा, लेकिन दूसरे रिंग का स्लाइस नहीं कटेगा। तो उसमें देखना है ऊपर वाले का मिरर में नीचे हो रहा है कि नहीं। जैसे इसका स्लाइस कट गया तो ऊपर ब्रोमीन हाफ ऊपर, ब्रोमीन हाफ नीचे, आयोडीन हाफ ऊपर, आयोडीन हाफ नीचे। और यहाँ से अगर ये कटता हुआ इधर चला गया तो इसकी मिरर इमेज ही है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन अगर इसको काटे तो ठीक है, इसका आधा ऊपर आ गया, इस ग्रुप का एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, इसका आधा ऊपर आ गया आधा नीचे, इसका आधा ऊपर आ गया आधा नीचे, और इस तरह से कटता है। तो इसका तो ठीक है सिमेट्रिकल कट गया, इसका हाफ ऊपर हाफ नीचे, इसका हाफ ऊपर हाफ नीचे, लेकिन इस ब्रोमीन की मिरर इमेज आयोडीन नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, मतलब से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। ध्यान देना। नाउ सेंटर ऑफ सिमेट्री, CS cos सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बड़े सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एग्जिस्ट। क्रैक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेंगी इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन इमेजिनरी पॉइंट एंड दिस लाइन इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन by equal distance meet identical atom or group, then imaginary point is called center of symmetry. Center of symmetry in a molecule is said to exist. एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी यदि एक लाइन को ड्रॉ किया जाए एक इमेजिनरी पॉइंट से किसी एटम और ग्रुप की तरह। एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी यदि किसी इमेजिनरी पॉइंट से, किसी काल्पनिक पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किया जाए, एक लाइन को ड्रॉ किया जाए किसी एटम और ग्रुप तक, और उसी लाइन को उल्टी दिशा में उतना ही डिस्टेंस अगर बढ़ाएं तो सेम एटम और ग्रुप मिल जाए, तो उस इमेजिनरी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन इमेजिनरी पॉइंट and this line is extended in opposite direction by equal distance meet identical atom or group, then imaginary point is called center of symmetry. Center of symmetry in a molecule is said to be exist if a line is drawn from an imaginary point and this line is extended in opposite direction by equal distance meet identical atom or group, then imaginary point is called center of symmetry. जैसे यहाँ पर which among the following has center of symmetry, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक इमेजिनरी पॉइंट को यहां से ले लीजिए, इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करिए यहां तक, तो ये आपको क्या मिला? हाइड्रोजन। इस इमेजिनरी पॉइंट से इधर एक लाइन को ड्रॉ करें तो मिला हाइड्रोजन। इसी लाइन को, अब इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन, इसी लाइन को इस इमेजिनरी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ाइए, मतलब इसी इमेजिनरी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही दूरी आगे बढ़ाइए। अगर सेम एटम और ग्रुप मिल जाएगा तो ये क्या होगी? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। वही करा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एग्जिस्ट। एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती यदि किसी लाइन को हम ड्रॉ करें किसी इमेजिनरी पॉइंट से किसी एटम और ग्रुप की तरफ तक, और उसी पॉइंट से अगर उसी पॉइंट से उसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दे और आइडेंटिकल एटम और ग्रुप मिल जाता है, तो उस इमेजिनरी पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर क्या हो गई?
यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इस इमेजिनरी पॉइंट से, इस इमेजिनरी पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ करें किसी एटम और ग्रुप तक, और इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो सेम एटम और ग्रुप मिला, तो इस इमेजिनरी पॉइंट को क्या कहेंगे? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल उसी तरह से ये कार्बन है, ये आपका क्या? तो कार्बन। खैर किसी इस कार्बन के यहाँ से अगर ले ले, कार्बन का बिल्कुल सेंटर ले लीजिए, उससे इधर आप आइए तो क्या मिला? ऑक्सीजन। अब इसी इमेजिनरी पॉइंट से, अब इसी इमेजिनरी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए बाय इक्वल डिस्टेंस, तो क्या मिल जाएगा? तो ऑक्सीजन, सेम एटम और ग्रुप। तो ये क्या होगी? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये क्या होगा? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये पॉइंट क्या हो गई? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। उसी तरह से यहाँ पर आइए, एक इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, यहाँ से इधर आगे आइए, ये क्या मिला? मिथाइल ग्रुप। कर इसी पॉइंट, इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए तो क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। सेम एटम और ग्रुप मिला? तो नहीं मिला। तो ये आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। अब यहाँ पर आइए, अब जरा देखिए, एक इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, एक इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, इससे एक लाइन को ड्रॉ करिए किसी एटम और ग्रुप तक, यहाँ पर CH3 मिला। अब इसी पॉइंट से, अब इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उल्टी दिशा में एक्सटेंड करिए, सेम एटम और ग्रुप मिल गया कि नहीं? ऑब्वियसली मिल गया। फिर देखिए, इस इमेजिनरी पॉइंट से, इस इमेजिनरी पॉइंट से, इस इमेजिनरी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करिए इधर, तो मिला हाइड्रोजन। अब इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करे तो सेम एटम और ग्रुप मिल गया। मतलब ये पॉइंट क्या हो गई? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो एक इमेजिनरी पॉइंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो एक इमेजिनरी पॉइंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो कह रहा है एक इमेजिनरी पॉइंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल इज सेड टू एग्जिस्ट। कह रहा है यदि इस इमेजिनरी पॉइंट से, यदि इस इमेजिनरी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करें किसी एटम और ग्रुप तक, और उसी लाइन को उसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करें तो सेम एटम और ग्रुप मिल जाएगा, तो उस इमेजिनरी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू एग्जिस्ट इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन इमेजिनरी पॉइंट एंड दिस लाइन इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन by equal distance meet identical atom or group, then imaginary point is called center of symmetry. Which among the following have center of symmetry? तो इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, इसमें है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, करें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तो जरा देखिए, एक इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, इस इमेजिनरी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करिए ब्रोमीन तक, एक लाइन को ड्रॉ करिए ब्रोमीन तक। अब इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए तो सेम एटम और ग्रुप मिल गए ब्रोमीन। उसी तरह से आप इधर से भी देखिए, अब इधर से हाइड्रोजन यहाँ से करिएगा तो इधर आपका हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है, इधर आपका हाइड्रोजन मिलेगा और इधर भी आपको क्या मिल जाएगा? तो हाइड्रोजन है ना। इधर से आप जाइएगा हाइड्रोजन तो इधर से भी हाइड्रोजन मिल जाएगा। उधर से इधर से आप आइएगा, यहाँ से आइएगा तो हाइड्रोजन, इधर से आइएगा तो हाइड्रोजन, यहाँ से आइएगा तो क्लोरीन, फिर इधर से आइएगा तो क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ये क्या है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर आइए, एक इमेजिनरी पॉइंट है, इस एक लाइन को ड्रॉ करिए हाइड्रोजन तक। अब इसी पॉइंट को इधर बढ़ाइए हाइड्रोजन, ऑब्वियसली यहाँ से क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब इस पॉइंट से इधर जाइएगा तो क्या है? तो ब्रोमीन। अब इधर आप आइएगा तो क्या है? तो हाइड्रोजन है। सेम नहीं होगा। ये इस पॉइंट से इधर गया तो हाइड्रोजन, फिर इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से इधर गया क्लोरीन, फिर इधर से इधर गया तो क्लोरीन आ गया। लेकिन इस पॉइंट से अगर इधर आया तो हाइड्रोजन, जबकि इधर आ गया तो क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आइए, एक इमेजिनरी पॉइंट, यहाँ से इधर गए तो CO। अब इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में CO, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर गए तो NH, फिर इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में तो NH, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट से इधर गए तो हाइड्रोजन। अब इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करे, बढ़ाए तो CH3 आ गया। जबकि यहाँ इस पॉइंट से इधर गए तो हाइड्रोजन, लेकिन इसी लाइन को इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करे तो CH3। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई। जबकि यहाँ पर आइए,
ये इमेजिनरी पॉइंट है, और बेस से इधर गए तो सी ओ। अब इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तभी सी ओ। अब इस पॉइंट से इधर गए तो एन एच, अब इसी पॉइंट से इधर गए तो एन एच, ये ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर गए, ध्यान दीजिए सारा पॉइंट से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे इससे इधर गया तो आइडेंटिकल हो गया, इधर से गया इधर गया आइडेंटिकल हो गया, लेकिन यहाँ से इधर गया तो हाइड्रोजन, इधर से गया तो सी एच थ्री। सारे डायरेक्शन में आपको जाना है। तो उस तरह से यहाँ पर गए, इधर से इधर गए एन एच एन एच एन एच, फिर इस पॉइंट से इधर गए तो सी ओ, फिर इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन करें तो सी ओ। अब इधर से इधर गए तो क्या है तो सी एच। अब इसी पॉइंट से इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन तो एच, ठीक है। अब यहाँ से इधर गए तो सी एच थ्री, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आपका क्या है इधर कर दिया सी एच थ्री, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ गए तो सी ओ, फिर इसको सी ओ, इधर से इधर गए एन एच एन एच। अब यहाँ से इधर गए तो सी एच थ्री, इसी लाइन को इधर एक्सटेंड करिए तो सी एच थ्री। अब इधर गए तो आपका क्या है तो एच, इधर गए तो आपका क्या है तो एच। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मॉलिक्यूल सेट टू एग्जिस्ट, एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है यदि हम एक लाइन को, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन इमेजिनरी पॉइंट टू एन एटम और ग्रुप एंड दिस लाइन इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन by equal distance meet identical atom or group, then that imaginary point is called center of symmetry. Center of symmetry in a molecule is said to exist. Center of symmetry in a molecule is said to exist if a line is drawn from an imaginary point to atom or group and this line is extended in opposite direction by equal distance meet identical atom or group, then this imaginary point is called center of symmetry. तो यहाँ पर center of symmetry है, ठीक है। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो बड़े एक्सिस सिमेट्री क्या है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल, एक इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल से पास करेगा, एंड यदि मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री से रोटेट कर दें, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे दें, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल एंड इफ मॉलिक्यूल रोटेटेड बाय 360 डिग्री अपीयर सेम अपीयरेंस, तो एक ही चीज दिखाई पड़े मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, इन ऑल रिस्पेक्ट, सब कुछ में, इंक्लूडिंग 3D कॉन्फिगरेशन एट इक्वल इंटरवल, देन द लाइन इज कॉल्ड एक्सिस सिमेट्री। एक्सिस सिमेट्री क्या है? तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट अगर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दीजिए, जिसके अबाउट अगर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दीजिए तो क्या हो, तो एक ही तरह की अपीयरेंस मिले, मतलब एक ही तरह की अपीयरेंस आपको मिले, एक से ज्यादा बार, इंक्लूडिंग 3D, मतलब सब कुछ में, मतलब 3D कॉन्फिगरेशन में भी। यदि एक इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल से पास करा और इस लाइन के अबाउट अगर हम मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दें तो एक ही तरह की चीजें एक से ज्यादा बार दिखाई पड़े, इंक्लूडिंग 3D कॉन्फिगरेशन। 3D कॉन्फिगरेशन में भी मतलब सब कुछ बिल्कुल एकदम 100% सेम दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पर आप एक बंदर बन के बैठ जाइए और इस मॉलिक्यूल को घुमा दीजिए। अब जरा देखिए, आप यहाँ पर जब बैठे होंगे, जब यहाँ पर आप बैठे होंगे तो ये हार्डन आपको इधर, आप मैंने सपोज बंदर हैं और बंदर बैठ के बैठ गए और यहाँ से इधर देख रहे हैं तो हार्डन आपको एटम दिख रहा था। अब 360 डिग्री से घुमाइएगा तो क्या होगा, तो जैसे ही 180 डिग्री आएगा, जैसे ये 180 डिग्री से घूमेगा तो हार्डन फिर से यहाँ पर दिखने लगेगा, मतलब सेम टू सेम। तो ऑब्वियसली ये क्या हुई, तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम 360 डिग्री से घुमा दिए, अगर इस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दिए तो एक ही तरह की अपीयरेंस दो बार दिखाई पड़ी, ये पहली बार फिर ये दूसरी बार, एट इक्वल इंटरवल, बराबर इंटरवल पर, इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग 3D कॉन्फिगरेशन। तो इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक ही चीज 360 डिग्री आपने घुमाया और एक ही अपीयरेंस दो बार अगर दिखाई पड़ी 360 डिग्री रोटेशन में, यदि एक ही तरह की अपीयरेंस दो बार दिखाई पड़ी तो इसे हम कहेंगे टू फोल्ड एक्सिस सिमेट्री। इसे क्या कहते हैं, टू फोल्ड एक्सिस सिमेट्री। उसी तरह से यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ले लीजिए और इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट अगर मॉलिक्यूल को आप घुमा दिए 360 डिग्री तो क्या होगा, तो ये अगर यहां पर बैठ के अगर देखें तो इस तरह का इमेज आपको दिखेगा। जैसे ही 180 डिग्री से और रोटेट करेगा तो ये फिर से यहां पर आ जाएगा, मतलब अगर इसको 360 डिग्री से घुमा दें तो एक ही तरह की अपीयरेंस दो बार दिखाई पड़ेगी,
तो ये आपकी क्या होगी, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसको क्या कहेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल से पास कर रहा है, और यदि मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो एक ही तरह की अपीयरेंस दो बार दिखाई पड़ी एट इक्वल इंटरवल, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या कहलाएगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये टू फोल्ड एक्सिस सिमेट्री, क्योंकि दो बार दिखाई पड़ा। उस तरह से अगर ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसके अबाउट ये क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसके अबाउट अगर हम मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दें तो क्या होगा, तो ये अगर यहाँ पर आप बैठ करके इसको देख रहे हैं, यहाँ से अगर बैठ करके देख रहे हैं तो यहाँ से ये आपको ये दिखेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिखेगा। ऑब्वियसली जैसे 120 डिग्री फिर से रोटेशन होगा तो फिर ये बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, फिर 120 डिग्री रोटेट करेगा तो सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब अगर इसको 360, इस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दें तो एक ही तरह की अपीयरेंस 3 बार दिखाई पड़ेगी इक्वल इंटरवल पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो एक्सिस सिमेट्री। तो इस एक्सिस सिमेट्री को कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब एक ही तरह की अपीयरेंस 3 बार दिखाई पड़े। उसी तरह से अगर इस मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री से घुमा दें, इस लाइन के अबाउट अगर हम लोग इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट अगर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से घुमा दें तो एक ही तरह की अपीयरेंस 4 बार दिखाई पड़ेगी, इसे हम क्या कहेंगे, तो 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री। तो बस इसी तरह से अगर 5 बार दिखाई पड़ा तो 5 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री, अगर 6 टाइम्स अगर दिखाई पड़ेगा तो 6 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री। तो एक्सिस सिमेट्री क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन है जो मॉलिक्यूल से पास करेगा, एक इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल से पास करेगा, और मॉलिक्यूल को यदि हम 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो एक ही तरह की अपीयरेंस एक से ज़्यादा बार दिखाई पड़े इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग 3D कॉन्फ़िगरेशन एट इक्वल इंटरवल, देन द लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके बाय।